अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है इम्यूनिटी, और आज हम सिंध बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 जो है वो न्यू टेक्स्ट बुक का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। और आज इस पूरे चैप्टर को जब हम कवर कर लेंगे तो उसमें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक, एयर पैसेजवे यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सब कुछ आ जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें नॉन स्पेसिफिक डिफेंस आता है, यानी कि किसी एक चीज़ के खिलाफ नहीं होता, वो डिफेंस नॉन स्पेसिफिक होता है। इसी तरीके से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि स्पेसिफिक डिफेंस होता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म, किसी मखसूस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो जो है वो डिफेंस करता है। तो आज के इस यूनिट में हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को पार्ट के थ्रू जो है वो मैंने वीडियोस बनाऊंगी, और आप जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसकी सारी वीडियोस को देख सकेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 13। अगर आप मेरे फ्री MCQs ग्रुप में हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये नंबर चल रहा है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे फ्री MCQs ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक जो है वो काम कीजिएगा लाजमी तौर पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेडिको बाय हानी, जिस पर आपकी वीडियो देख रहे हैं, लाजमी तौर पर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी को और हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, एक और बात फिर से मैं आप लोग को याद करवाती चलूँ कि इसमें जो भी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस तरह? MD-CAT के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी वो पॉइंट में से MCQs वगैरह MD-CAT के बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। नो मैटर हाउ मच हाइजीन how much hygiene one keeps, our body is always exposed to pathogenic organism। कह रहे हैं ये कुछ नहीं है कि हम लोग जितनी भी हाइजीन का ख्याल रखें, कहीं ना कहीं से पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर एक्सपोज हो सकते हैं, कहीं से भी हमला कर सकते हैं। फिर आगे बात की जा रही है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दे हैव देयर ओन यूनिक वे टू इन्फेक्ट आवर बॉडी। वो हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, कहीं से भी वो हमला कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी में हर तरह जो है वो यूनिक वे के थ्रू हमारी बॉडी को अंदर से इन्फेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ मैटर टू कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट समटाइम्स वी फील abnormalities or disturbance on our normal system. Initially we used to bear and plan to visit some physician in the evening। कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है, आप लोग के साथ भी होता होगा कि क्या होता है कि आपको आपकी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ या फिर डिस्टर्बेंस सी फील हो रही होती है। आपकी नॉर्मल लाइफ जैसे गुजर रही होती है, उसमें कभी कभी कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस अपनी बॉडी के अंदर फील हो रही होती है। स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि हम प्लान करते हैं कि हम शाम को जो है वो किसी फिजिशियन के पास जाएंगे, उसको हम दिखाएंगे। लेटर द कॉम्प्लीमेंट इज रिजॉल्व ऑटोमेटिकली एंड वी फॉरगेट व्हाट रॉन्ग अर्ली मॉर्निंग वाज। होता क्या है कि खुद ही से वो चीज़ सही होना स्टार्ट हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था कि हम फिजिशियन के पास जाएंगे, या हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या डिस्टर्बेंस वगैरह हो रही थी। आप लोग के साथ भी होता होगा कि कई बार कहीं कोई जगह पर रैश पड़ गया, कुछ हो गया, एलर्जी हो गई, फिर वो खुद ही टाइम टू टाइम, एक दिन में 2 दिन में खुद ही से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है? ड्यू टू इम्यूनिटी। देखें, दिस मेरिकल हैपन, ये मैजिक या ये जो है वो जादू किस वजह से होता है? हैपन्स ड्यू टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की वजह से होता है। ठीक है, सबसे बड़ा किरदार किसका है? इम्यूनिटी का है। फिर आगे बात की जा रही है, ऑफ आवर बॉडी विच मे बी डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं ये इम्यूनिटी जो है वो एक रेजिस्टेंस है, रोकता है बॉडी को। किसके अगेंस्ट रोकता है? पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे पास वायरसेस या बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी पे हमला कर रहा है, उनको रोकता है, उनके लिए रेजिस्टेंस है। क्या? इम्यूनिटी। Due to immunity, we not only check the entry of pathogens in our body, but also the toxins they release after gaining access into our body। हम लोग सिर्फ ये नहीं करते इम्यूनिटी के थ्रू कि हम सिर्फ उनको देख रहे हैं जो पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी पे हमला कर रहे हैं, बल्कि जो वो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बॉडी का इख्तियार है। However, it's not end of the defense tale. We do check and destroy our own abnormal cells as well as foreign cell in our body। यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी है वो ना सिर्फ वो फॉरेगन सेल्स जो कि बाहर से आ रहे हैं, फॉरेगन सेल्स मतलब जो भी हमारे पास बाहर से चीज़ें आकर हमला करी है, ना सिर्फ वो सेल्स जो बाहर से आकर हमला कर रहे हैं, बल्कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अपना कोई एबनॉर्मल सेल हो चुका है जो कि फंक्शन ठीक से नहीं करना, एबनॉर्मलिटी से जो है वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ये हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। आगे लिखा है, इम्यूनिटी इज कन्फर्ड टू द एनिमल्स थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ इम्यून सिस्टम।
किसकी एक्टिविटी के थ्रू? इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी के थ्रू। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल एंड प्रोटीन्स दैट वर्क इन इंटीग्रेट फैशन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पोटेंशियली हार्मफुल इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कैसी कलेक्शन है एक सेल्स की, ये सारे सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, सारे सेल हैं। ये कैसी कलेक्शन है सेल्स और प्रोटीन्स की जो कि वर्क करते हैं एक साथ बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, इससे जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस या इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ। It is very important in control of cancer, allergy, hypersensitivity and rejection problem when tissues and organs are transplanted. कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी का, किसके खिलाफ? कैंसर सेल के खिलाफ। कैंसर सेल क्या होते हैं? जो एबनॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी आपको एलर्जी हो रही है, आगे हम एलर्जी के बारे में भी जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है किसी भी चीज़ से, या फिर रिजेक्शन प्रॉब्लम। रिजेक्शन प्रॉब्लम का मतलब है जब आपका कोई भी पार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता है, चाहे वो हार्ट, किडनी हो, तो उसको रिजेक्शन मतलब उसको जो है ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, ठीक है, किसी और से डोनेट हुआ वो आपको लगाया जाता है। अब उसमें कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, तो उसके बारे में भी जो है वो आगे डिटेल से बात करेंगे। द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज इम्यूनोलॉजी। और इसकी स्टडी को जिसमें हम फंक्शंस और डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं किसके? इम्यून सिस्टम के, कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। द इम्यून सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन से दो पार्ट्स हैं इम्यून सिस्टम के? एक इनेट, एक अडेप्टिव। अब इनेट के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम अडेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनेट इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव। इनेट के बारे में क्या लिखा है? इट इज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम विच इज प्रोवाइड एज नेचुरल इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है? नेचुरली कोई इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है इसमें। इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप एज अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ये इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? किसी एक ऑर्गेनिज्म पे स्पेसिफिक नहीं है कि ये इसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो टारगेट करेगी, ये नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर आएगा उसको टारगेट करेगी। और है क्या? नेचुरल इम्यूनिटी है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। एज इट अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाए, विच ट्राइज टू एंटर आवर बॉडी, और वो हमारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस। कौन सी लाइन्स हैं? 2 लाइन, यानी कि इनेट इम्यून सिस्टम 2 लाइन्स पर डिपेंड करता है। वो 2 लाइन्स कौन सी है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी में टोटल 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। एक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर है हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हो। और जो हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी की तो एडेप्टिव हमारे पास किसमें है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सारी एडेप्टिव इम्यूनिटी है। अब हम पहले जो है वो फर्स्ट लाइन को समझते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है जब हमारे अंदर कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, बिल्कुल स्टार्ट के टाइम होता है। अब होता क्या है कि जब भी हमारे ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म आके हमला करता है, स्टार्ट के टाइम में क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आती है, यानी कि हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इस सब के बारे में भी आपको बताती हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आती है। उसके बाद हमारे पास अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाए हमें प्रोटेक्ट करने में, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है। और अगर वो भी फेल हो जाए तो फिर एट द एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास आती है, हमारी इम्यून सिस्टम की होती है, जो कि हमें डिफेंस करती है किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, ठीक है ना। अब मैं आपको इस बारे में बताती हूँ कि ये इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है। देखिए बेटा, ये हमारे पास जो होता है ना इंटैक्ट स्किन, इसका मतलब है जो हमारी स्टार्ट की स्किन है वो किसी भी जगह की स्किन हो, उस पर बैक्टीरिया सबसे पहले फिजिकली बैरियर्स में आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारी स्किन जो है वो एक बैरियर बन सकती है खिलाफ कि वो अंदर घुसने ना दे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया या फिर वायरस को, ठीक है। अब एक और हमारे पास जो चीज़ होती है वो भी फिजिकल बैरियर में आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपके पास नोज़ के अंदर एक लिक्विडी सा मटेरियल होता है जिसको हम म्यूकस का नाम देते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल वगैरह और बाकी सारी चीज़ों को रोकता है। इसके बारे में भी आगे सारी तफसील से बात होगी, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। फिर सिलिएटेड एपिथेलियल, सिलिएटेड यानी कि जैसे आपके नोज़ के अंदर जो हेयर्स होते हैं सिलिया टाइप, वो एपिथेलियल लेयर पे, ठीक है। और स्किन के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब भी आ जाता है। बायोकेमिकल बैरियर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास सलाइवा यानी कि थूक, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि लिक्विड मटेरियल जो हमारी नोज वगैरह के अंदर होता है, HCl, गैस्ट्रिक जूस, ये सब हमारे पास जो है वो हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पाया जाता है, HCl और गैस्ट्रिक जूस वगैरह। टीयर्स भी बहुत बड़ा एक सोर्स है हमें किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है।
और हमारे पास जो है वो स्पर्माइन होता है जो कि सीमेन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये भी नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर हमला कर सकती है, स्पेसिफिक नहीं है। सिर्फ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी का नाम दिया गया है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, हमारे पास फैगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लेमेशन, एंटीमाइक्रोबियल, प्रोटीन, फीवर, बुखार, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं नॉन स्पेसिफिक में। इसको भी हम आगे जो है वो डिटेल से अभी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसमें हमारे पास आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और जो हमारे पास टी सेल्स या फिर बी सेल्स होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से मुराद लिम्फोसाइट्स की बात जो है ना वो यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो आज की इस लाइन में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आज की इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि हम जल्दी जल्दी से टॉपिक्स को कवर कर लें। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आता है, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कंसीडर्ड टू बी नॉन स्पेसिफिक इन नेचर सिंस इट प्रिवेंट्स एन एंट्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पैथोजेंस। हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर आने की कोशिश करेगा उसके ऊपर काम करता है, उसे रोकता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है बॉडी के अंदर आने से। इट इज मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल बैरियर। और इसके अंदर कौन से केमिकल्स हमारे पास बैरियर्स होते हैं, एक तो फिजिकल बैरियर और एक केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन वगैरह म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, और केमिकल बैरियर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, HCl, गैस्ट्रिक जूस, टेयर्स एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अभी जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, और सलाइवा वगैरह भी। द फिजिकल बैरियर्स इज समराइज्ड, जैसे कि हमें पीछे फिजिकल बैरियर्स और बायोकेमिकल्स अभी हमने पढ़े हैं इसी वीडियो में, कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल होता है। ठीक है ना, और बायोकेमिकल में हमारे पास क्या था, सलाइवा, थूक, टेयर्स, हमारे पास आंसू, म्यूकस, जो हमारे नोज के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, गैस्ट्रिक जूस, HCl वगैरह, ये सब बायोकेमिकल बैरियर्स है। लेट्स डिस्कस देयर स्ट्रक्चर एंड रोल इन द प्रोटेक्शन वन बाय वन। अब हम एक एक करके हर बायोकेमिकल या फिर फिजिकल बैरियर को जो है वो हम पढ़ेंगे और उनके रोल्स को डिस्कस करेंगे कि उनका क्या रोल है। ठीक है, बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। द स्किन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन है। बीइंग कंसिस्ट ऑफ 1.8 मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। इट इज मल्टीटास्किंग ऑर्गन, बहुत मल्टीटास्किंग है। प्लेइंग इट्स रोल ओनली इन प्रोटेक्शन बट ऑल्सो रेगुलेशन एंड सेंसेशन। ना खाली स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बल्कि रेगुलेशन और सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, हमें सेंस भी देती है। अगर हमारी स्किन पर कोई चीज़ टच होगी हमें सेंस होगा। ठीक है, सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, रेगुलेशन भी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को जो है वो रेगुलेट भी करती है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज एक्सपोज टू एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड स्ट्रेस। जाहिर सी बात है, हमारी स्किन क्योंकि सबसे ऊपरी जो है वो लेयर है हमारी बॉडी की, तो वो हमेशा क्या होती है कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वगैरह से सामने रहती है। यानी जो भी हमारे ऊपर जैसा भी मौसम है, गर्मी सर्दी, जो भी हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके वो बिल्कुल एक्सपोज कर रही होती है हमारी स्किन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज़ टू एक्ट एज अ बैरियर। सबसे पहला जो फंक्शन है स्किन का वो ये होता है कि वो एज अ बैरियर काम करती है, रोकने का काम करती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इम्पैक्ट्स एंड प्रेशर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेडिएशंस एंड केमिकल्स। ये हमें प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। किसके खिलाफ, कोई भी मैकेनिकल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि प्रेशर लग रहा है, किसी भी चीज़ ने प्रेशर हमारी स्किन को अप्लाई किया तो उसमें हमें थोड़ा सा रोकती है कि वो गोश्त तक जाए, उसको थोड़ा सा उसके अंदर है, इस चीज़ के अंदर इस कैपेबिलिटी स्किन की कि वो उसको रोक सके। दूसरा, वेरिएशंस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसको भी स्किन बर्दाश्त करे। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर घुसना चाह रहे हैं, उनको रोक रही है, उनको प्रिवेंट करिए। कोई रेडिएशन है, कोई लाइट है, कोई रेडिएशन वाली लाइट है जो कि अंदर घुसना चाह रही है, उसको प्रिवेंट करिए। इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल्स भी। इट इज ऑल्सो रेगुलेट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर, स्वेट एंड हेयर। क्या कर रही है, बहुत सारे और काम भी कर रही है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। किसके ज़रिए मेंटेन कर रही है, पसीने के ज़रिए और हेयर्स के ज़रिए। ठीक है ना, हेयर्स भी हमें बॉडी टेम्परेचर को स्किन तक, यानी कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा धूप है तो स्किन को जो है वो हेयर्स जो है वो कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, चेंजेस इन पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड फ्लूइड बैलेंस। पेरिफेरल सर्कुलेशन की बात की जा रही है। पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या होती है, पेरिफेरल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारी जो वेन्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, वेन्स जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है, खुलना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड बहुत अच्छे से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो सर्दी में क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली सी हो जाती है, और स्किन की जो अंदर वेन होती है, वेन्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जिसको हम लोग वैसो कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं और वैसो डायलेशन का नाम देते हैं। ठीक है ना, उसको भी हम आगे जो है वो पढ़ेंगे और उसको भी
आगे जो है वो ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल सर्कुलेशन की बात करिए हम लोग कि ये पसीने वगैरह को इस तरीके से कंट्रोल करती है, एंड इट डज गेट एक्ट एज अ रेजर्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। क्या सिंथेसाइज करवा दी है? विटामिन डी। विटामिन डी मतलब लिपिड को कन्वर्ट करवाती है विटामिन डी के अंदर, एज अ सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। तो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि स्किन एज अ सेंसरी ऑर्गन काम करती है। इट कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। क्या कौन सी सेल्स होती हैं इसके अंदर? इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल्स होती हैं। दैट डिटेक्ट एनी रिले चेंजेस इन द एनवायरमेंट, जो कि आपको बताती है एनवायरमेंट में किस तरह का चेंज आ रहा है। देयर आर सेपरेट रिसेप्टर्स, स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। अब रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? हीट, कोल्ड, टॉर्च एंड पेन, यानी कि आपको गर्मी लग रही है, कोल्ड सर्दी लग रही है, किसी ने टच किया है, या फिर आपको पेन हो रहा है, ये सब चीज़ें भी आपको स्किन बताती है। तो स्किन इज कंपोज ऑफ 3 मेन लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स हैं स्किन की? 3 मेन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सबसे टॉप वाली एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस और देन हाइपोडर्मिस। तो आज की वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी स्किन के जो हमारे पास लेयर्स हैं उनको, और कुछ आगे का जो है वो इम्यूनिटी के चैप्टर को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने का शुक्रिया।